नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गिरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल द 360 डिग्री में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्रिया पढ़ाने वाले हैं। आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण क्रिया पढ़ाने वाला हूँ। मतलब आज अगर आप ये क्लास ले लेते हैं तो आपका आज के बाद में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो पूरा नहीं देखते हैं तो आपका वीडियो समझ में नहीं आएगा क्लास। तो आप चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं द 360 डिग्री। वहाँ पे आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। क्रिया जिस वस्तु या शब्द के समूह से किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, यानी कि कोई शब्द या समूह जिसके थ्रू कोई कार्य होना या अथवा होने का बोध हो, जिस शब्द के थ्रू, उसे क्रिया कहते हैं। दूसरे वाक्यों में जिस पद में किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। और आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे टहलना एक क्रिया है, टहलना एक क्रिया, खाना एक क्रिया है, जाना एक क्रिया है और सोना एक क्रिया है और रहना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया है। और साथ ही साथ बता दो, क्रिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिया विकारी शब्द है जो लिंग वचन पुरुष और के अनुसार परिवर्तित होती है। यानी कि क्रिया एक विकारी शब्द है जो लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। और आगे बात करें कि धातु, यानी क्रिया को धातु भी कहते हैं। संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखना में लिख धातु है, यानी कि जो ये लिख है वो मूल धातु है हमारे क्रिया का। और ना जो है वो प्रत्यय है, यानी कि लिख मूल धातु है और ना प्रत्यय, और ये हो गया लिखना। और आगे बात करें, क्रिया में वाच्य, काल, अर्थ, पुरुष और लिंग वचन के कारण विकार होता है। यानी अभी मैंने आपको बताया कि क्रिया लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण परिवर्तित होता है, इससे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहता है। यानी कि यहाँ पे एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। चलना क्रिया में चल धातु है और ना प्रत्यय है, यानी कि जो ये चलना लिखा हुआ है इसमें चल धातु है। ये जो आप धातु देख रहे हैं चल धातु है। और ना जो ये ना लिखा हुआ है ना ये प्रत्यय है। यानी कि अगर कोई क्रिया है तो उसमें धातु को होना, उपस्थित होना कंपलसरी है। और जैसे यहाँ पे देखेंगे पढ़ना में पढ़ जो है वो धातु है और ना क्रिया, यानी कि जो पठ लिखा है ये धातु है और जो ये ना लिखा रहेगा वो क्रिया हो जाएगी। यानी पढ़ना में पढ़ धातु और ना क्रिया है। और आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि प्रायः धातु मिन्ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो धातु है, धातु में प्रत्यय ना जोड़ा जाए तो उससे क्रिया का निर्माण हो जाता है। यानी कि जो पठ लिखा है, पठ में जब आप ना जोड़ेंगे तो पढ़ना हो जाएगा। और लिख में आप ना जोड़ेंगे तो लिखना, खेल में ना जोड़ेंगे तो खेलना, और पी में ना जोड़ेंगे तो पीना, और खा में ना जोड़ेंगे तो खाना। यानी कि धातु प्लस प्रत्यय, यानी धातु प्लस प्रत्यय इक्वल टू क्रिया। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी क्रिया है तो उसमें धातु का होना अनिवार्य है, यानी उसका मूल शब्द होना अनिवार्य है। और आगे बात करें, ये लाइन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हिंदी में क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है, जबकि संस्कृत में धातु ही क्रिया का निर्माण का मुख्य स्रोत है। और आइए देखते हैं हिंदी में कैसे कैसे बनते हैं। तो हिंदी में क्रिया का निर्माण धातु के अलावा संज्ञा विशेषण से भी होता है। जैसे कि धातु से यहाँ पे देखना, पहला एग्जाम्पल है, धातु से बनता है। हंसना में हंस धातु है और न प्रत्यय है, यानी कि ये धातु से बना क्रिया और संज्ञा से बना। जो आप ये देख रहे हैं हाथ संज्ञा है और आना क्रिया है।
तो संज्ञा हथियाना, और विशेषण से जो विशेषण यानी डर, डर होगा तो विशेषण, डरना में डर, डर जो है वो विशेषण है और आना क्रिया है। डराना ये विशेषण होगा, डराना। और आइए आगे देखते हैं धातु के भेद। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण के आधार पर धातु के दो भेद स्वीकृत हैं। और आगे देखते हैं मूल धातु यानी धातु मूल धातु स्वतंत्र होती हैं। कुछ एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जो मूल धातु है वो स्वतंत्र होती हैं, जो पढ़, जा, खा, लिख, चल ये स्वतंत्र धातु है, यानी ये मूल धातु हैं और ये स्वतंत्र धातु भी हैं। और यौगिक धातु यौगिक स्वतंत्र धातु नहीं है, यानी कि यह किसी प्रत्यय का योग से नहीं बनती है, यानी कि ये क्रिया किसी प्रत्यय के योग से नहीं बनती है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे चल से चला, यहाँ पे कोई प्रत्यय नहीं लगा, अगर ना लगा होता तो यहाँ होता चलना और ना प्रत्यय होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है चल से चला। और देख से देखा, ये कोई प्रत्यय नहीं लगा, यानी ये यौगिक धातु कह सकते हैं और ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। और आगे देखते हैं ये व्युत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद। दोस्तों ये पॉइंट आपको एग्ज़ाम में याद रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं और इसका कई सारे पार्ट है, लेकिन यहाँ पे पहला देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। वह क्रिया है जिसे यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि एग्जाम्पल ऐसे समझ लें कि कोई आपसे कहे कि वहाँ से पानी ले आओ, तो वो स्वयं कार्य न कर आपको प्रेरणा दे रहा है, यानी कि आपको मोटिवेशन दे रहा है, मतलब इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि आप जाइए वहाँ से पानी लेकर आइए, तो हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कि जैसे पढ़ने से पढ़ाना और पढ़वाना, जैसे पढ़ने ये मूल धातु हो गया, पढ़ने से पढ़ने मूल धातु और पढ़ाना, और ये प्रेरणार्थक, ये पढ़वाना जो है ये प्रेरणार्थक है। वाना और आना, जो वाना लग जाए तो ये प्रेरणार्थक है। लिखना से लिखाना। और आइए देखते हैं क्रिया के दो प्रेरणार्थक रूप होते हैं। क्रिया के दो प्रेरणार्थक रूप बनते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक, यह रूप मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़ने से बनता है, यानी कि आपको मैं अभी बताने वाला हूँ आना और वाना प्रत्यय जोड़ने से कौन सा कब क्या बनता है, ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं मूल धातु। जो ये मूल धातु है, देखना मूल धातु, उठाना मूल धातु है, सोना मूल धातु है, और इसमें आना लग जाना है, यानी कि जो ये आना लग गया। दिखाना, देखना, यहाँ पे देखना से इसमें आना लग गया, दिखाना, यहाँ पे मूल धातु का प्रत्यय लग गया है। और उठाना से यहाँ पे उठना होगा, उठना से उठाना, यहाँ पे ना आ की मात्रा नहीं है, उठना से उठाना। और सोना से सुलाना, यहाँ पे देखेंगे आप जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, यानी जब आप उच्चारण करेंगे तो आपको यहाँ पे आना का उच्चारण होगा। आप बोलिए दिखाना, तो यहाँ पे आना शब्द का उच्चारण भी होगा आपको। और यहाँ पे देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक रूप। यह रूप मूल धातु में वाना प्रत्यय जोड़ने से बनता है, यानी कि आपने अभी देखा कि उसमें प्रथम प्रेरणार्थक में आना लगा था, और इसमें देखेंगे आपको वाना प्रत्यय लगने से बनेगा। यानी कि आपको मैं पहले ये बता दूं, फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ कि इसको कैसे याद रखा जा सकता है आसानी से। तो जो ये मूल धातु है, मूल क्रिया जो है, देखना, आप देखेंगे ये मूल क्रिया है, और इसमें वाना लग जाने से दिखवाना, यहाँ पे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। और उठाना में जब आप वाना लगा देंगे, उठवाना, तो ये द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा। और सोना में जब आप सुलवाना होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, सुलवाना होगा, ये फिलहाल ये मत देखिए। तो यहाँ पे आपको मैं अब ट्रिक बता दे रहा हूँ। तो जैसे आप प्रथम यानी पहले, और आप देखेंगे कि जो पहले है आ आता है,
फिर सेकंड पे आता है वा। तो आप ऐसे याद रखिए, जब आना आएगा, आना पहले आता है और वाना बाद में आने, यानी छोटा आ पहले आएगा फिर वाह आएगा। तो जो पहले आएगा उसको आना, और जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको वाह कह सकते हैं, यानी पहले आ आएगा फिर वाह आएगा। तो आना वाला जो आना प्रत्यय है वो प्रथम प्रेरणार्थक होगा, और जो वाना प्रत्यय है वो दूसरा यानी द्वितीय प्रेरणार्थक होगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें और बताएं कि वीडियो कैसे लगा। और आइए कुछ आगे पॉइंट देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया से बनती हैं और सदा सकर्मक क्रिया होती हैं। यानी कि जो ये प्रेरणार्थक क्रिया होती है ये सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं और हमेशा सकर्मक क्रिया में रहती हैं। तो आइए आगे देखते हैं। और यौगिक क्रियाएं दो या दो से अधिक धातुओं के संयुक्त अथवा मूल धातु में प्रत्यय से बनती हैं। यानी कि हंसना से हंसाना, यहाँ पे ऐसे होगा, हंसना से हंसाना, उठना से उठना बैठना, सॉरी ये दो बार टाइप हो गया, हंसना उठना बैठना, ये यौगिक क्रियाएं कहलाएंगी और ये संयुक्त हैं, इसमें ना प्रत्यय लगा हुआ है। और ये थोड़ा नाम धातु देखते हैं। नाम धातु क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। यानी कि ये जो पहले आप देखिए संज्ञा से यहाँ पे, और ये जो आप लाठी और गाली ये देखेंगे ये संज्ञा है, और इनमें नाम धातु में लाठी से लठियाना, गाली से गलियाना। ऐसे याद रखिए कि नाम धातु यानी लाठी से लठियाना और गाली से गलियाना, ये नाम धातु क्रिया है। और ये थोड़ा और इसमें देखते हैं ऑप्शन, विशेषण से बनने वाली, विशेषण से नाम धातु क्रिया बनने वाली। तो बगल में, बगल से बगलियाना, बगल से बगलियाना, यानी कि इसमें आप याना प्रत्यय लग जाता है, और ऐसे आप याद रख सकते हैं तो ज़्यादा आसान होगा, ट्रिक भी कह सकते हैं इसको। और रोगी, रोगी से रोगियाना, जो ये रोगी से रोगियाना और बगल से बगलियाना, रोगी से रोगियाना, बगल से बगलियाना, याना प्रत्यय लग जाने से नाम धातु क्रिया हो जाएगा। और अब बात करें पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को संपन्न कर दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होना पाया जाए तब वहाँ संपन्न होने वाली पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और यह क्रिया मूल क्रिया के, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यह मूल क्रिया के पूर्वकालिक प्रत्यय कर में कर प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यानी कि लगाकर बनाई जाती है। जो ये कर प्रत्यय लगा है कर, यानी पहले मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा दूं कि जो कार्य संपन्न हो जाता है जब कोई, तब वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है, यानी कि और उसमें कर प्रत्यय लगाकर बनाया जाएगा। यानी तुम वहाँ से जाकर आ चुके, तो आपने वहाँ पर जब आप गए उसके, तो आपने पूर्व में कोई काम किया, उसके बाद आप आए हैं, तो पूर्व में जो आपने कोई काम किया तो वहाँ पर कर लगेगा, और इस तरीके से पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। तो आइए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे वह नहाकर दफ्तर जाएगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कर लगा हुआ है, और ये इसका ट्रिक भी है कि पूर्वकालिक क्रिया में कर लगा रहेगा। यहाँ दफ्तर जाने से पहले नहाने की क्रिया पूर्व हो रही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दफ्तर जाने से पहले नहाया है उसने, तो यहाँ पे आप देखेंगे दफ्तर जाने से पहले उसने नहाया है, अतः यहाँ पे नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। मतलब आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि जहाँ पे कर लगा रहेगा वो पूर्वकालिक क्रिया शब्द भी रहेगा। और पूर्वकालिक क्रिया कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि पूर्वकालिक ये ऐसा नहीं होगा कि नहा करी, मतलब ये लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से इसमें कोई मतलब नहीं है, और एक हो चाहे अनेक हो, यहाँ पे कोई मतलब नहीं पड़ता है। तो आइए आगे देखते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। वह नहाकर जाएगा, वह नहाकर जाएगी, यहाँ पे आप देखेंगे कि लिंग के अनुसार परिवर्तित हुआ है, यानी कि जो ये नहा कर है यहाँ पे कोई परिवर्तित नहीं हुआ। आप दोनों सेंटेंस में देखेंगे
जो ये नहा कर है, यहाँ पे कोई परिवर्तित नहीं हो, बल्कि हालांकि ये क्रिया पे हुआ है, सॉरी, यहाँ पे नहा कर देखेंगे तो यहाँ पे कोई परिवर्तित नहीं हुआ है, और ये लिंग परिवर्तन में यहाँ पे लास्ट में होता है। और वह नहाकर जाएगा, वे नहाकर जाएंगे, यहाँ पे वचन के अनुसार अपरिवर्तित है। और जैसे नहाकर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया लिंग वचन कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, तो यहाँ पे आप देखेंगे अपरिवर्तित है। और यहाँ पे तीसरा नहाकर वह नहाकर जाएगा, तुम नहाकर आओगे, मैं नहाकर जाऊंगा, तो यहाँ पे जो पुरुष IVU यानी प्रथम द्वितीय तृतीय के अनुसार भी यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि आप चाहे गा की गे कुछ भी लगाएं और काकी के कुछ भी लगाएं, तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे पूर्वकारी क्रिया का ये उदाहरण है। तो आइए आगे देखते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, और कर्म के आधार पर सामान्यतः क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है आकर्मक क्रिया। तो यहाँ पे देखते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म हो अथवा कर्म होने की संभावना, यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें कोई कार्य हो रहा है, या उस वाक्य को पढ़ने से आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य होने वाला है, तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और आपको बता दो कि सकर्मक क्रिया के व्यापार का फल सीधा काम पर पड़ता है। तो आप देखेंगे कि एग्जाम्पल इसका है, मोहन विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जाने का काम है वो कार्य पर है, यानी कि क्रिया के कार्य पर पड़ता, यानी कि जो क्रिया के व्यापार का फल सीधे काम पर पड़ता है। तो आप देखें कि जो जा रहा है ये कार्य है, और यहाँ जाना क्रिया के साथ विद्यालय कर्म है। जो आप ये देख रहे हैं कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया, उदाहरण परिभाषा इसकी बताई है कि कर्म के होने की संभावना उसे कर्म। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ये विद्यालय है ये कर्म है, और क्रिया जाना क्रिया है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वह पढ़ता है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पढ़ना क्रिया के साथ पुस्तक कर्म की संभावना, यानी कि आप ऐसे बोलेंगे वह पढ़ता है यानी वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे पुस्तक में कर्म की संभावना है। और ऐसे आपको मैं एक ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। सकर्मक क्रिया की पहचान यह है कि वह क्या अथवा कौन से प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिले तो वह सकर्मक है, और ना मिले तो अकर्मक। यानी कि सकर्मक क्रिया को पहचानने के लिए कोई भी प्रश्न करने पर, यानी कि क्या अथवा कौन से प्रश्न करने पर यदि आपको आंसर या उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया, अन्यथा वह आकर्मक क्रिया है। जैसे ये सकर्मक क्रिया, राम पुस्तक पढ़ रहा है, यानी कि राम क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। कौन पढ़ रहा है? राम। और क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। यानी कि दोनों का आंसर मिल रहा है, यानी कि यह सकर्मक क्रिया है। आगे देखते हैं आकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। आकर्मक क्रिया का कर्म नहीं होता है। अतः यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, मैं सोता हूँ, घोड़े दौड़ते हैं। आकर्मक क्रिया की पहचान यह है कि क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने पर कोई उत्तर न मिले। और आपको बता दूं कि क्या, किसको, कैसे आदि का प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिले तो सकर्मक क्रिया है। यानी कि क्या, किसे, किसको ये सब प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है। यानी कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल है कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। राम किसको पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। और राम किससे पढ़ता है? तो यहाँ पे पुस्तक, तो यहाँ पे सकर्मक होगा। लेकिन अगर इसका आंसर ना मिले तो वह आकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वाक्य है, बच्चे रोते हैं। बच्चे क्या रोते हैं? इसका कोई उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। बच्चे क्या रोते हैं? तो यहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिला। बच्चे रोते हैं, हाँ, आकर्मक क्रिया है, कोई कर्म नहीं हो रहा है।
और मतलब आप खुद से प्रश्न कर सकते हैं, बच्चे रोते हैं, बच्चे मतलब बच्चे क्या रोते हैं, कुछ पता नहीं, कोई आंसर, बच्चे किसको रोते हैं नहीं पता, बच्चे कैसे रोते हैं नहीं पता। तो यहाँ पे आकर्मक क्रिया हो जाएगा और कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, अतः यहाँ रोना क्रिया आकर्मक है। और आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्रिया आकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, इनकी पहचान प्रयोग के अनुसार होती है। यानी कि कुछ ऐसे क्रिया भी होती हैं जो आकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं और इनकी कुछ पहचान है और ये प्रयोग के आधार पर किया जाता है। यानी कि पहला देखते हैं आकर्मक क्रिया। तो वह रोता है और श्याम हंसता है, ये आकर्मक क्रिया है। जबकि इनकी सकर्मक क्रिया है, वह दुखड़ा रोता है। यानी वह क्या रोता है, वह दुखड़ा रोता है। यहाँ पे क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, तो यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा। यानी वह रोता है, तो यहाँ पे क्या करने पर कोई उत्तर नहीं, तो ये आकर्मक। और श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है, यहाँ पे कोई आंसर नहीं मिला। श्याम क्या हंसता है, श्याम हंसता है, श्याम क्या हंसता है, कोई आंसर नहीं मिला। और जब यहाँ पे श्याम मूर्खता पर हंसता है, यानी कि यहाँ पे इसका आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यानी कि जहाँ आंसर मिले, क्या कि किसको प्रश्न करने पर जहाँ पर आंसर मिले वहाँ पर सकर्मक होगा और जहाँ पर उत्तर न मिले वहाँ पर आकर्मक क्रिया हो जाएगी। और कुछ और पॉइंट देखते हैं। जिन क्रियाओं का प्रयोग आकर्मक और सकर्मक दोनों में होता है उन्हें उभय विधि या द्विविधि क्रिया भी कहते हैं। यानी कि आप ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान से इसको याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में अब आयोग इनडायरेक्टली नए नए शब्दों से पूछ रहा है कि आपसे ऐसे पूछ लेगा कि उभय विधि या द्विविधि क्रिया किसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपको टिक करना है, जिन क्रियाओं का प्रयोग आकर्मक और सकर्मक दोनों के रूप में होता है उन्हें उभय विधि या द्विविधि क्रिया कहते हैं। क्योंकि ये शब्द थोड़ा सा नया है, तो आपको यह ध्यान देना है कि उभय विधि और द्विविधि क्रिया किसे कहते हैं। और बात करें कि संयुक्त क्रिया, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। संयुक्त क्रिया, दो क्रियाओं के योग से निर्मित क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि संयुक्त यानी दो, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह संयुक्त है। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दो क्रियाओं की योग से निर्मित क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मेरी बात पर वह चौंक उठा और घंटी बजाते ही छात्र उठ खड़े हुए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरी बात पर, और यहाँ पे देखेंगे कि वह चौंक उठा, यहाँ पे दो कार्य हो रहा है। और घंटी बजाते यानी बजाना एक क्रिया है, और छात्र यहाँ पे देखेंगे कि उठ खड़े हुए, ये एक संयुक्त क्रिया है। और यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो आप देखेंगे उठ खड़े हुए, ये संयुक्त है। यानी कि उठा भी और खड़ा भी, यानी दो कार्य एक साथ हुए। उठ खड़े हुए, दो कार्य एक साथ हो गया, उठ खड़े हुए, यहाँ पे संयुक्त क्रिया। और जहाँ पे देखेंगे कि मेरी बात पर वह चौंक उठा, यानी कि चौंक भी गया और उठ भी गया। यानी कि ऐसे क्रिया जिनमें दो कार्य संयुक्त हो। यानी कि देखेंगे आप जब थोड़ा सा उसमें ध्यान देंगे कि घंटी बजते ही, घंटी बजी तो छात्र उठ यानी उठे और खड़े हो गए, यानी दो कार्य एक साथ हुआ। और संयुक्त क्रिया के 12 भेद हैं, ये आपको ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि अगर संयुक्त क्रिया ऐसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि संयुक्त क्रिया, तो आपको यह ध्यान देना है। और बता दो कि इसके 12 भेद हैं। तो इसका पहला है आरंभ बोधक क्रिया। इसमें क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। यानी कि कोई कार्य स्टार्ट हो रहा है तो उसके आरंभ होने का बोध होता है। यानी कि जैसे आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़ते पढ़ते सोने लगे, यानी कि कोई कार्य आपने शुरू किया, तो यहाँ पे देखेंगे कि वह बैठे बैठे सोने लगा। यानी आप जैसे बैठे बैठे सोने लगते हैं तो आपने कोई कार्य आरंभ कर दिया। और समाप्ति बोधक, इसमें क्रिया के संपन्न होने का बोध होता है। जैसे छात्र कक्षा में जा चुके हैं, यानी कि कार्य समाप्त कर चुके हैं, कार्य वो प्रोसेस समाप्त कर चुके हैं क्लास में जाने का। और
यहाँ पे तीसरा है आकस्मिक बोधक, यानी इसमें क्रिया के तुरंत होने का बोध हो, यानी कि ऐसी क्रिया जो तुरंत अचानक से हो जाए। आदेश पाते ही वह चल पड़ा, यानी कि अचानक से कोई क्रिया हो गई, जैसे आपको आदेश मिला यानी कि आपका एग्ज़ाम डेट आ गया तो आप तुरंत चल देंगे, अचानक से एग्ज़ाम डेट आ जाएगा तो। और नित्यता बोधक क्रिया, इस क्रिया में निरंतरता का बोध होता है, यानी कि कोई कार्य रेगुलरिटी होती है, यानी वो रेगुलर होती रहती है। जैसे नदी बहती रहती है तो आप देखेंगे नदी जो है वो रेगुलर बहती रहती है। और चौथा है अभ्यास बोधक क्रिया, इस क्रिया में अभ्यास का बोध होता है, यानी कि वह रोज़ पढ़ता है। आप लोग जो ये पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि ये अभ्यास कर रहे हैं, यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे कह सकते हैं कि जब कोई कार्य रोज़ करे तो उसको अभ्यास बोधक क्रिया भी कह सकते हैं। और बात करें शाक्य बोधक, इसमें क्रिया की शक्ति का बोध होता है, जैसे मैं निबंध लिख सकता हूँ, यानी कि सामर्थ्य भी कह सकते हैं कि इसमें सामर्थ्य भी देखा जा सकता है, यानी कि मैं पेड़ काट सकता हूँ, मैं छत पर चढ़ सकता हूँ, मैं निबंध लिख सकता हूँ, यानी सामर्थ्य बोधक या शाक्य बोधक कह सकते हैं। इसमें शक्ति या क्षमता का बोध होता है। और अवकाश बोधक क्रिया, इसमें क्रिया के लिए अवकाश का बोध होता है। और आपको बता दूं कि इसका एग्जांपल है, बड़ी मुश्किल से मैं सो पाया, यानी कि यहाँ पे कोई अवकाश बोधक अनुमति बोधक, इसमें कार्य किए जाने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है, यानी कि अनुमति बोधक में आप ऐसे कह सकते हैं परमिशन, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि किसी भी कार्य को करने के लिए अनुमति देना, यानी किसी भी कार्य को कमांड देना कह सकते हैं कि उसे सोने दो, उसे सोने की अनुमति दी गई, यानी कि कोई कार्य को करने की अनुमति दी गई तो उसे अनुमति बोधक क्रिया कह सकते हैं। और नौवां है इच्छा बोधक, इससे कार्य करने की इच्छा का बोध होता है। एग्जाम्पल कि जैसे आप खाना खाते हैं तो आपको खाना खाने की इच्छा हुई तो इसे कह सकते हैं इच्छा बोधक। और इसका एग्जाम्पल है अब मैं सोना चाहता हूँ, यानी कि आपके अंदर सोने की इच्छा जागृत हुई तो इसे कह सकते हैं इच्छा बोधक। और 10वां है निश्चय बोधक, इसमें क्रिया की निश्चितता का बोध होता है, यानी कि इसमें फिक्स है कि कोई कार्य फिक्स है, होना है, निश्चित है, होना है। जैसे एग्जाम्पल, तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा, यानी कि अगर मैंने पहले ही बता दिया कि फिक्स है, अगर तुम देर करोगे तो मैं चलता बनूंगा, कि कोई कार्य पहले से फिक्स है कि ये होना ही होना है। जैसे कल सुबह होगी, और अगर आज 18 तारीख है तो कल 19 तारीख होगी, यह निश्चित ही है। और आगे देखते हैं आवश्यकता बोधक क्रिया, इसमें आवश्यकता का बोध होता है, यानी कि आवश्यकता बोधक मुझे रविवार को विद्यालय जाना पड़ा, यानी कि कोई आवश्यकता कार्य आ गया तो जाना पड़ा, यानी कोई आवश्यक कार्य आ गया इसलिए विश्वविद्यालय यानी विद्यालय जाना पड़ा, तो यहाँ पे आवश्यक हो गया कोई कार्य इसलिए आवश्यकता बोधक। और आपको बता दो कि इनके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी क्रिया है। और दूसरा है तुम्हें स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहिए था, यानी कि तुम्हारे लिए भरना आवश्यक था लेकिन तुमने नहीं भरा, और ये होता है कि आवश्यक है तुम्हारे लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरना लेकिन तुमने नहीं भरा। और 12वां है अतिशय बोधक, इस प्रकार की संयुक्त क्रिया से कार्य की अतिशय का बोध होता है। एग्जाम्पल, यानी कि मैं नौकरी करते करते थक गया हूँ, और पढ़ते पढ़ते उम्र बीत गई, यानी कि अत हो गया है, यानी कि मैं परेशान हो गया हूँ पढ़ते पढ़ते, और नौकरी करते करते थक गया हूँ, तो यहाँ पे अतिशय बोधक क्रिया हो जाएगा। और ये सहायक क्रिया एग्ज़ाम में डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि सहायक क्रिया कौन कौन से, इसमें हर एग्ज़ाम में जो अब नए पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि इनमें से सहायक क्रिया कौन सा है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि पहले तो इसके एग्जाम्पल
परिभाषा बता दूं कि मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रियाएं सहायक क्रिया कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए हैं, हूँ, है, था, थी, थे आदि। ये आपको ये जो सहायक क्रिया ये शब्द लिखे हुए हैं ये सहायक क्रिया। और आपको बता दूं कि ये डायरेक्ट एग्जाम में कोई सा भी टफ पेपर आएगा तो ये ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से जो हैं ये कौन सी क्रिया है। तो आप ये सोचेंगे कि है कौन सी क्रिया थी, लेकिन उसमें सहायक क्रिया होगा। तो यहाँ पे इसको ध्यान देना है। ये थोड़ा अपने नाम से डिफरेंट है, लेकिन ये ऐसे आपको याद रखना है, हूँ, है, था, थी, थे। ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल ऐसे पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि है कौन सी क्रिया है। और साथियों, अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आई होप कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।